हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है मैक फ्लैक्नो, जिसे जॉन ड्राइडन ने लिखा था और इसे 1682 में पार्ट्स में पब्लिश कराया गया था। जॉन ड्राइडन का लाइफ पीरियड 1631 से 1700 का है। वो एक इंग्लिश पोइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर और प्ले राइट थे। 1668 में जॉन इंग्लैंड के पोइट लॉरेट बने। उनके नोटेबल वर्क्स थे एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी जो 1668 में पब्लिश हुई और एब्सैलोम एंड एकिटोफेल जो 1681 में पब्लिश हुई। फ्लैक्नो का सेकंड टाइटल ए सैटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट टी.एस. है। मैक फ्लैक्नो एक सैटायरिकल मोक एपिक पोएम है जिसका सब्जेक्ट ड्राइडन का कॉन्टेम्पररी पोइट थॉमस शैडवेल है। मोक एपिक पोएम्स वो होती है जिनमें ह्यूमरसली टारगेटेड पर्सन को रिडिक्यूल किया जाता है। शैडवेल और ड्राइडन एक दूसरे को टारगेट कर मोक आयरनिक पोएम्स लिख रहे थे। इस पोएम को लिखने में ड्राइडन की इंटेंशन शैडवेल के इंफीरियर राइटिंग स्टाइल को एक्सपोज करना था। फ्रेंड्स, मैक फ्लैक्नो एक काफी बड़ी पोयम है जिसमें 217 लाइन्स है, तो हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसकी एक थोरो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्राइडन पोयम को स्टार्ट करता है एक कपलेट से, जो कि पोयम का सबसे फेमस कपलेट है। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। ड्राइडन पोयम को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में एवरीथिंग सब्जेक्ट है डीके और फॉल की। इवन किंग्स और मोनार्क्स भी फेट की कॉल पर अपनी अथॉरिटी को गिव अप कर देते हैं। पोयम स्टार्ट होती है एपिक मास्टरपीस की टोन में। पोयम की नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब करती है मैक फ्लैक्नो को, जो एक मोनार्क है और जो रूल करता है किंगडम ऑफ नॉनसेंस पर। फ्लैक्नो को भी रोमन एम्परर अगस्टस सीजर की तरह ही यंग एज में एम्पायर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी और अब उसे रूल करते हुए काफी टाइम हो गया है और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपना क्राउन अपने सन को पास ऑन कर देगा। फ्लैक्नो अपने सभी सन्स से थॉमस शैडवेल को चूज करता है, जो अपनी एक्सट्रीम डलनेस और लैक ऑफ इंटेलिजेंस के लिए फेमस है। किंगडम की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पास ऑन करने के लिए फ्लैक्नो को लगता है कि थॉमस शैडवेल सबसे अप्रोप्रिएट है और विजडम और इंटेलिजेंस के साथ अपनी वॉर को कंटिन्यू रखेगा। शैडवेल का टाइटल मैक और सन ऑफ फ्लैक्नो इम्फेसाइज करता है कि शैडवेल रिप्रेजेंट करता है पूरी किंगडम में सबसे लो टैलेंट को। अल्टीमेटली फ्लैक्नो अनाउंस करता है कि उसने न्यू रूलर चूज कर लिया है। फ्लैक्नो कहता है कि उसका हायर वही बनेगा जो सबसे क्लोजली उसे रिजेंबल करता है और शैडवेल ही है जो बाकी सब में उसे सबसे क्लोजली रिजेंबल करता है। शैडवेल अपने चाइल्डहुड से ही अपनी वेल डेवलप्ड डलनेस के एविडेंस दे रहा है और सब हायर्स में शैडवेल ही है जिसकी स्टुपिडिटी और आइडियसी पर उसे कोई डाउट नहीं है। और इवन कोई और कुछ राइटिंग करता है तो उसमें थोड़ा मीनिंग हो सकता है, लेकिन शैडवेल कभी नॉनसेंस से डेविएट नहीं हुआ है और कभी भी उसने सेंस की बातें नहीं की है। उसका माइंड ऑलवेज मडल्ड रहा है और वो कभी क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे ड्राइडन फ्लैक्नो के थ्रू शैडवेल को डिग्रेडेड वैल्यूज में शो करता है। फ्लैक्नो आगे कहता है कि शैडवेल काफी फैट है और ओक ट्री की तरह जो काफी ह्यूज होते हैं और जो ग्राउंड के लार्ज पार्ट पर अपनी शैडो को कास्ट करते हैं, शैडवेल भी अपनी ह्यूज अनथिंकिंग पावर से फ्लैक्नो की इस लार्ज किंगडम ऑफ नॉनसेंस पर रूल करेगा। आगे ड्राइडन कहता है कि शैडवेल फेथफुल फॉलोवर है बैड पोइट्स हेवुड और शिरले का। ये पोइट्स अपनी राइटिंग्स में अननेसेसरी रिपीटिशंस करते थे। इवन फ्लैक्नो भी शैडवेल की सेंसलेसनेस के सामने इंफीरियर है। फ्लैक्नो स्टेट करता है कि हेवुड और शिरले इवन लेस एक्सपर्ट है सुपरफ्लुअस वर्ड्स और फ्रेजेस के यूज में।
फ्लैक्नो, जो इन दोनों से ज्यादा फेमस है, अनाउंस करता है कि सून उसकी किंगडम को एक ग्रेट डांस किंग मिलेगा। शेडवेल रिप्रेजेंट करता है ऐसे राइटर्स का लास्ट फेज जिनकी राइटिंग की मेन स्ट्रेंथ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और सेम सेंस का डिफरेंट वर्ड्स में रिपीटिशन होता था। लेकिन ड्राइडन आगे कहता है कि फ्लैक्नो, हेवुड और शिरले तो बस सबसे डल किंग के कोरोनेशन का रास्ता बना रहे थे, कि सून एक और डल किंग आएगा जो इन सबसे ऊपर होगा और जिसकी आर्ट इन सबसे ज्यादा इंफीरियर होगी। फ्लैक्नो याद करता है कि जब उसने किंग जॉन ऑफ पुर्तगाल के एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिकल परफॉर्मेंस की थी, ये सब चीजें शेडवेल के कोरोनेशन के ग्लोरियस डे की प्रिपरेशन थी। शेडवेल अपने इस एक्सल्टेड पोजीशन से प्राउड फील कर रहा है। वो किंग के ऑनर में एक सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए एक हेवनली बैंड को कमांड कर रहा है। पोएम की नेक्स्ट लाइंस डिस्क्रिप्शन है शेडवेल की म्यूजिकल परफॉर्मेंस का। एक हार्मोनियल और मेलोडियस म्यूजिक की जगह शेडवेल एक काफी श्रिल और अनप्लीजेंट म्यूजिक परफॉर्म करता है। फ्लैक्नो सोचता है कि शेडवेल की यह परफॉर्मेंस लीजेंडरी ग्रीक म्यूजिशियन एराइन की तरह है। एरोइन एक 7th सेंचुरी ग्रीक म्यूजिशियन था, जिसकी लीजेंड है कि जब वह सी में डूबने वाला था तो डॉल्फिन्स, जो उसके म्यूजिक से काफी अट्रैक्टेड थी, उसे बचा लेती है। जैसे ही शेडवेल थीम्स पर जाने लगता है, उसकी फिंगर का नेल टूट जाता है और वो काफी बेकार म्यूजिक बजाने लगता है, और उसकी यह बेकार साउंड थेम्स रिवर के एक कोने से दूसरे कोने तक सुनाई दे रही है। और शेडवेल का नाम पीजिंग एले और एस्टन हॉल में, जो कि लंदन की सोर्डिड जगहों में से है, वहां एको कर रहा है। सोर्डिड जगह यानी ऐसी जगह जो मोरली डिग्रेडेड थी। शेडवेल का म्यूजिक सुनकर छोटी छोटी फिशेस उसकी बोट के अराउंड इकट्ठा हो जाती है, जैसे वो सुबह सुबह रोटी के टुकड़ों पर इकट्ठा होती हैं। लेकिन यहाँ ड्राइडन शेडवेल की इंफीरियर आर्ट पर सटायर करता है। इवन सेंट एंड्रे, जो एक डांसिंग मास्टर है, वो भी शेडवेल के सॉन्ग की रिदम को मैच नहीं कर पा रहे हैं। ड्राइडन आगे कहता है कि उसके म्यूजिक की रिदम इतनी एक्यूरेट थी और इतनी रिपीटेटिव थी कि जॉन सिंगलटन भी उसके म्यूजिक से जेलसी फील करते हैं। इवन वो कहता है कि अब वो कभी द सीज ऑफ रोड्स में, कभी विलेरियस के पार्ट में एक्ट नहीं करेंगे। यहाँ ड्राइडन शेडवेल के एक्सीलेंट म्यूजिशियन होने के प्राउड क्लेम को रिडिक्यूल करता है। इस पॉइंट पर फ्लैक्नो रुकता है और उसकी आईज से जॉयफुल टीयर्स फ्लो कर रहे हैं, और वो अपने सन के ब्राइट फ्यूचर के लिए काफी हैप्पी है। और सभी आर्ग्यूमेंट्स और शेडवेल के प्लेस यह प्रूव करते हैं कि वो ही किंग ऑफ डलनेस बनने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। अब ड्राइडन उस प्लेस को डिस्क्राइब करता है जिसे फ्लैक्नो ने शेडवेल के कोरोनेशन के लिए चूज किया है। फ्लैक्नो नर्सरी को सिलेक्ट करता है। नर्सरी लंदन में यंग बॉयज और गर्ल्स के लिए एक थिएटर है जहां उन्हें ड्रामा सिखाया जाता है। लंदन सिटी की वॉल्स के क्लोज एक एंशियंट बिल्डिंग है, बार्बिकन, जो पहले एक वॉच टावर था, पर अब उसका फेट डिक्लाइन हो गया है और अब वो एक रूइन प्लेस है। और इन रूइंस प्लेस से ब्रोथल्स और हाउसेस ऑफ इल फेम का राइज हो गया है। इन हाउसेस ऑफ इल फेम से वल्गर सेक्सुअलिटी और लस्टफुल प्लेजर के सीन्स इनेक्ट हो रहे हैं। एजिंग प्रोस्टिट्यूट्स इन प्लेस पर रूल करती है और पीसफुली वो यहाँ गहरी नींद में रहती हैं। नाइट वॉचमैन भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इन प्लेसेस के पास में एक थिएटर हाउस बना है जहां बॉयज और गर्ल्स को रोल प्ले सिखाया जाता है। इस थिएटर में रो एक्टर्स को रोना और हंसना सिखाया जाता है, यंग प्रोस्टिट्यूट्स को स्पीचेस डिलीवर करना और यंग बॉयज को बोम्बास्टिक लैंग्वेज का यूज करके एम्परर मैक्सिमिन का रोल प्ले करना सिखाया जाता है। ड्राइडन आगे कहता है कि जॉन फ्लेचर की ट्रेजेडीज और बेन जॉनसन की कॉमेडी कभी इन थिएटर्स में परफॉर्म नहीं हुई। ये वो थिएटर है जहां ऑडियंस ब्लैंक माइंडेडली आते हैं।
यह एक रूइंड प्लेस है जहां बस इंफीरियर ड्रामा ही एक्ट किए जाते हैं। यहाँ वो ड्रामास जो इंफीरियर पंस्टर पेंटेन ने लिखे हैं प्रेजेंट किए जाते हैं, जिससे यह क्लियर है कि स्टेज इंफीरियर ड्रामेटिस्ट्स के लिए है। और इस वाइडली नोन और रेप्यूटेड प्लेस पर फ्लैक्नो शैडवेल के कोरोनेशन को प्लान करता है। फ्लैक्नो का इस प्लेस को सिलेक्ट करने का रीजन है, एक वेल नोन प्लेराइट थॉमस डेकर ने काफी पहले एक प्रोफेसी की थी कि इस हीप ऑफ रूइन का जल्द ही एक माइटी प्रिंस बनेगा जो बर्थ से फिट होगा विट और सेंस को पनिश करने में, और जिसकी डलनेस ऐसे डल प्लेस को प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट लाइंस रोमुलस की रीजेंट से रेफरेंस शो करती है। रोमुलस फर्स्ट फाउंडर थे रोम के। वो चाहते थे कि रोम को रिवर पैलेटाइन के किनारे पर बनाया जाए, जबकि उनका ट्विन ब्रदर रीमस उसे रिवर एवेंटाइन के किनारे पर बनाना चाहता था। फिर यह डिसाइड हुआ कि फ्यूचर के साइन के बेस पर डिसीजन होगा। रीमस 6 वल्चर्स देखता है और रोमुलस 12, और रोमुलस के ओमेन को मान लिया जाता है। इस लीजेंड के रेफरेंस में ड्राइडन कहना चाहता है कि 12 एज्ड ओवल भी शैडवेल की लेफ्ट साइड में फ्लाई कर रहे हैं, और इस साइन को रोमुलस के साइन की तरह ऑस्पिशियस माना जाता है। शैडवेल के कोरोनेशन के लिए जो क्राउड गैदर हो गई थी, वो शैडवेल के कोरोनेशन पर जॉयफुली शाउट कर रही है। फ्लैक्नो अपने ओवरहेड से व्हाइट हेयर रिमूव करता है और शैडवेल पर फॉग ऑफ ओब्लिवियन को शेड करता है, जिसका रेफरेंस है कि शैडवेल भी जल्दी ही अपने फादर फ्लैक्नो की तरह बुला दिया जाएगा। फ्लैक्नो की कोरोनेशन स्पीच इमिटेशन करती है एनेड में जुपिटर की स्पीच को और विर्जिल का क्यूमेन साइबेल के रोमन एम्पायर का फ्यूचर बताने की डिस्क्रिप्शन को। फ्लैक्नो भी शैडवेल के हेड पर क्राउन रखता है और उसके फ्यूचर की प्रोफेसी करता है। वो प्रेज करता है कि उसका सन आयरलैंड से बारबाडोस तक रूल करेगा। यह इन्वोकेशन ब्लेस करती है शैडवेल को नथिंगनेस से। आयरलैंड और कैरेबियन आइलैंड के बीच में बस वेस्ट अटलांटिक ओशियन है। बारबाडोस को इसलिए चूज किया गया क्योंकि उसकी साउंड का एसोसिएशन बारबेरिक से है, और ड्राइडन मोस्ट प्रोबेबली चूज करता है आयरलैंड को क्योंकि आयरलैंड फ्लैक्नो की कंट्री है, और इंग्लिश पीपल हमेशा आयरलैंड से प्रिजुडाइज्ड रहते थे। ड्राइडन यह शो करना चाहता है, वो यहाँ यह आइडिया दे रहा है कि शैडवेल रिमोट और अनसिविलाइज्ड प्लेसेस में ही फेमस रहेगा, जहां उसकी डलनेस को ब्रिलियंस मान लिया जाएगा। फ्लैक्नो शैडवेल को ब्लेस करता है कि शैडवेल और ग्रेट राइटर बनेगा, और वो फ्लैक्नो के राइटिंग पीस लव्स किंगडम से भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस करेगा। यह एंटायर क्राउड लाउडली चिल्लाती है कि ऐसा ही होगा। फ्लैक्नो अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखता है। वो विश करता है कि शैडवेल हमेशा रेसनेस और न्यू इग्नोरेंस की डायरेक्शन में एडवांस करता रहेगा। शैडवेल ने अपने प्ले द वर्चुओसो के प्रोलोग में कंप्लेन की है कि उसने उसे जल्दी में पूरा किया है। ड्राइडन ने उसका फन करते हुए, उसे रिडिक्यूल करते हुए कहा कि शैडवेल की प्ले राइटिंग में जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसे द वर्चुओसो की तरह एक प्ले को लिखने में 5 साल लगाने चाहिए, लेकिन स्टिल उस राइटिंग में एक सिंगल सेंसफुल बात नहीं होगी। सर जॉर्ज एथर्स के वेरियस कैरेक्टर्स स्टेज पर ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, वहीं शैडवेल के फुलिश कैरेक्टर्स यह कंफर्म कर देते हैं कि उनका क्रिएटर एक कंप्लीट फूल है। अब फ्लैक्नो शैडवेल को एडवाइस दे रहा है कि अगर वो अपने नेचुरल स्टाइल में लिखेगा तो वो एक आर्टिफिशियल और बोम्बास्टिक स्टाइल में लिखेगा, और इसी स्टाइल में उसने अपने काफी प्लेस को न्यू कासल के ड्यूक और उसकी फैमिली मेंबर्स को डेडिकेट किया है। शैडवेल को फॉल्स फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए, जो उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे बेन जॉनसन को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट उसे अपने फादर फ्लैक्नो को एडमायर करना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए, और उसे इंफीरियर पोइट्स को फॉलो करना चाहिए क्योंकि जॉनसन और शैडवेल में कुछ भी कॉमन नहीं है।
जॉनसन ने अपनी किसी राइटिंग में विट को यूज नहीं किया, लर्निंग को डिग्रेड और रिडिक्यूल करने में। जॉनसन के किसी वर्क में किसी कैरेक्टर ने इतने रिडिकुलस फैशन में लव मेकिंग नहीं की जितना शेडवेल के प्रिंस निकेंडर ने साइकी में किया है। दोस्तों, यहाँ ड्राइडन शेडवेल के एक क्लेम जिसमें वो कहता है कि शेडवेल और बेन जॉनसन में काफी सारी सिमिलैरिटीज है को रिडिक्यूल कर रहा है। ड्राइडन आगे कहता है कि जॉनसन ने कभी वल्गर लैंग्वेज का यूज नहीं किया है। जॉनसन ने कभी किसी और ड्रामेटिस्ट के प्लेस से सीन्स को भी नहीं चुराया है, लेकिन शेडवेल ने काफी सीन्स को बोरो और वो बोरोड सीन्स उसके अपने कंटेंट में मर्ज ही नहीं होते हैं। लाइक ऑयल इन वाटर, उसका अपना पार्ट सिंक हो जाता है और बोरोड पार्ट फ्लोट करता है। फ्लेक्नो कहता है कि वो शेडवेल की स्टूपिडिटी और डलनेस पर काफी प्राउड फील करता है। उसके इसी डलनेस के कारण उसकी सब राइटिंग्स भी डल होती हैं और उसे ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि वो जॉनसन के सिमिलर है जस्ट बिकॉज कि वो दोनों राइटर फिजिकल आउटलुक में फैट है। दोस्तों, यहाँ ड्राइडन शेडवेल के फिजिकल आउटलुक का रेफरेंस देकर उसे फिर से सटायर करता है, क्योंकि उस टाइम पे शेडवेल बस अपनी राइटिंग्स पर ध्यान ना देकर पेट्रोनिस को एंजॉय कर रहा था। ड्राइडन आगे कहता है कि शेडवेल की नॉन ड्रामेटिक वर्सेस फ्लेक्नो की तरह इनइफेक्टिव है। उसके ट्रेजिक सीन्स अम्यूजिंग है और कॉमिक सीन्स इतने डल है कि ऑडियंस सो जाती है और उसके सटायर पॉइंटलेस होते हैं। फ्लेक्नो सजेस्ट करता है कि शेडवेल को प्ले नहीं लिखने चाहिए, बस पोएम्स लिखनी चाहिए, लेकिन ड्राइडन कहता है कि उसकी पोएम्स जॉर्ज हर्बर्ट की तरह पुअर होगी, जिसकी लाइंस की अनपैरेलल शेप्स होगी। पोएम के एंड में जब कोरोनेशन सेरेमनी हो चुकी है तो फ्लेक्नो अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए आता है, लेकिन हम लास्ट पार्ट को सुन नहीं पाते क्योंकि ब्रूस और लॉन्गविल द वर्चुओसो के दो कैरेक्टर्स एक डोर ट्रैप प्रिपेयर करते हैं जिसमें फ्लेक्नो स्पीच डिलीवर करते हुए गिर जाते हैं। जब फ्लेक्नो ट्रैप डोर में गिरते हैं तो वो अपना कोर्स वुलन रोब पीछे छोड़ जाते हैं जो हवा से उड़कर शेडवेल के ऊपर आ जाता है और शेडवेल पर उसके फादर फ्लेक्नो की ट्वाइस डलनेस को बेस्टो करता है। यह सीन बाइबल के एक एंशिएंट पार्ट का रेफरेंस दे रहा है। जब एलिजा एक व्हेल वाइंड की मदद से हेवन ले जाया जा रहा था तो वह अपने बेटे एलिसा से पूछता है कि उसे अपने बेटे के लिए क्या करना चाहिए। एलिसा कहता है कि मैं प्रे करूंगा कि आपकी स्पिरिट के डबल पोर्शन से मुझे ब्लेस किया जाए। और जब एलिजा व्हेल वाइंड में हेवन जाता है तो उसका मेंटल नीचे गिरता है और एलिसा उसे ले लेता है और एलिजा की स्पिरिट एलिसा के साथ रहती है। ड्राइडन यहाँ क्लियरली स्टेट करता है कि फ्लेक्नो ट्रैप डोर में डाउनवर्ड्स जाता है एलिजा के अपोजिट जो अपवर्ड हेवन में गया था। फ्लेक्नो का कोर्स वुलन रोब विंड अपवर्ड कैरी करती है। यह रोब शेडवेल की प्रॉपर्टी बनता है और उसे उसके फादर की ट्वाइस डलनेस से ब्लेस करता है। तो चलिए गाइस, अब हम पोएम की थीम्स को देख लेते हैं। पोएम की फर्स्ट थीम है डिके एंड डिबेसमेंट। मैक फ्लेक्नो पोएम की सेंट्रल थीम लिटरेरी स्टैंडर्ड्स का डिक्लाइन है। ड्राइडन इस पोएम का यूज 17th सेंचुरी में क्रिएटिविटी, विट और इंटेलिजेंस के डिबेसमेंट यानी डिक्लाइन को क्रिटिसाइज करने के लिए करता है। शेडवेल का किंगडम ऑफ नॉनसेंस पर एलिवेशन शो करता है कि कॉन्टेम्पररी आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स डिग्रेड हो चुकी हैं। आयरिश वर्ड मैक, जिसका मतलब होता है सन, रेफरेंस दे रहा है रिचार्ड फ्लेक्नो की डिग्रेडेड पोइट्री को अब शेडवेल एज हिज सन रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस डिक्लाइन और डिग्रेडेशन को ड्राइडन शेडवेल के कोरोनेशन प्लेस के डिस्क्रिप्शन में शो करता है। वॉच टावर जो एक साइन था ऑर्डर का और जो इतने टाइम से एक सिंबल था, अब वो डिग्रेड हो चुका है और एक रूइनिंग प्लेस बन चुका है और जहां अब ब्रोथल्स ओपन हो गए हैं। और एक डिकेड सिटी बस डिबेस्ड आर्ट और मोरली डिग्रेडेड पीपल ही प्रोड्यूस कर सकती है।
ड्राइडन इस डिबेसमेंट को फर्दर रीइंफोर्स करता है शैडवेल को ग्रीक और रोमन लिटरेचर की हीरोइक फिगर्स हैनिबल और एस्केनियस से कंपेयर करके। यह सैटायरिक कंट्रास्ट इलिस्ट्रेट करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड कितना नीचे गिर गया है पास्ट आइडियल्स के कंपेयर में। पोयम की सेकंड थीम है इन्वर्जन ऑफ एस्थेटिक वैल्यूज। पोयम 17th सेंचुरी इंग्लैंड में लिटरेरी वैल्यूज के इन्वर्जन और स्टैंडर्ड्स के डिके को भी शो करती है, और इस डिकेइंग लिटरेरी स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेना और उन्हें दूर करने की ट्राई करना एक बात है, लेकिन ड्राइडन के टाइम में जिसे उसने फ्लैक्नोई की किंगडम के रेफरेंस से शो किया है, इस टाइम पीरियड में ऐसी डिग्रेडेड राइटिंग स्टाइल्स को प्रेज्ड किया जाता था और कंसिडर किया जाता था कि वो आर्ट की हाईएस्ट फॉर्म है। पोयम की थर्ड थीम है लिटरेरी रिवेलरी। मैक फ्लैक्नो रिफ्लेक्ट करती है रेस्टोरेशन पीरियड की लिटरेरी रिवेलरी और एम्बिशंस को। ड्राइडन compete कर रहा था पैट्रोनेज और अपनी बुक की सेल्स के लिए लेसर टैलेंटेड पोइट्स से। इस पोयम में ड्राइडन बस शैडवेल को ही नहीं बल्कि काफी पोइट्स को टारगेट करता है। ड्राइडन जॉन ओग्लेबी को टारगेट करता है क्योंकि उसकी विर्जिल की ट्रांसलेशन रीडर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इन स्पाइट ऑफ कि ड्राइडन भी सेम राइटर के वर्क्स को ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन रीडर्स ओग्लेबी की ट्रांसलेटेड वर्क्स को ज्यादा रीड कर रहे थे। इस रफ और टम्बल्ड लिटरेरी वर्ल्ड में ड्राइडन को पता था कि उसे अपने टैलेंट को शो करने के लिए स्टैंड लेना होगा, वरना वो लॉस्ट हो जाएगा। सो गाइस, इसी के साथ हमारी पोयम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।